नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम परीक्षा उपयोगी चीन के संविधान से संबंधित लघु प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। चीन एक अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति कहा जा सकता है। 1949 की साम्यवादी क्रांति के बाद चीन लगातार अपने क्षेत्रों का विस्तार करता आ रहा है। वो किसी भी नीति के द्वारा उसकी नीति साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत विस्तारवादी नीति कह सकते हैं, और इसके अंतर्गत वर्तमान समय हम देख ही रहे हैं वो किसी भी प्रकार के उपाय को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। साम्यवादी देशों के अंतर्गत वो एक प्रमुख देश कहा जा सकता है। इसके अलावा परमाणु शक्ति संपन्न देशों में भी वो एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहने का तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महाशक्ति की भूमिका अदा करता है, और इसके लिए वो किसी भी प्रकार के उपाय अपना सकता है। चीन का संविधान क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके संबंधित जो लघु प्रश्न उत्तर है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। चीन के संविधान के अंतर्गत जैसे चीन के विषय में ये कहा था कि वह एक सोया हुआ दानव है, उसे सोने दो क्योंकि वह जागेगा तो संसार को हिला देगा। चीन के विषय में ये किसने कहा था? तो चीन के विषय में ये नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। आपके परीक्षा से संबंधित तो ये क्वेश्चन है ही है, साथ ही कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण वीडियो है। चीन के संविधान में अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 3 चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार लोकतांत्रिक केंद्रवाद सिद्धांत को लागू करे, इससे संबंधित है। जनवादी चीन का जो राष्ट्रपति है वो किसके द्वारा चुना जाता है? चीन के लोग अपने आप को जनवादी चीन कहकर पुकारते हैं। जो संविधान है जनवादी चीन कहा जाता है। अनुच्छेद 79 के द्वारा जनवादी चीन के जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, यानी कि संसद के द्वारा। चीन का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? प्रथम जो संविधान लागू हुआ था वो 1954 में हुआ था। धीरे धीरे उसमें संशोधन हुए। वर्तमान जो संविधान है वो चतुर्थ संविधान कहा जा सकता है, जो कि 4 दिसंबर 1982 से लागू हुआ था, और वो 1982 का संविधान आज भी चल रहा है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीन जनवादी गणराज्य कब बना? 1954 में बना था। चीन के संविधान में संसदात्मक सरकार के कौन कौन से तत्व है? चीन के अंतर्गत हालांकि साम्यवादी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। सैद्धांतिक रूप में स्वीकार किया गया है। व्यवहारिक स्थिति वहाँ पे बिल्कुल अलग है। संसदात्मक शासन व्यवस्था की भांति वहाँ पर प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी होती है। पदच्युति का अधिकार जन कांग्रेस यानी कि संसद को देकर उत्तरदायित्व के सिद्धांत को मान्यता दी गई है, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है वो कांग्रेस के प्रति, जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है। जनवादी कांग्रेस और मंत्रिमंडल में पर्याप्त संबंध है। तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि चीन में संसदात्मक व्यवस्था के तत्व विद्यमान हैं। चीन के संविधान में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो वहाँ पर राजनीतिक अधिकार भी है, आर्थिक अधिकार भी है, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार भी है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान किया गया है। अधिकारों के प्रयोग में प्रमुख बाधाएं क्या है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अधिकार प्रदान तो किए गए हैं, लेकिन अधिकारों के संबंध में बाधाएं हैं। तो वो बाधाएं हैं, सत्ता पर एक दल यानी कि साम्यवादी दल का ही एकाधिकार होता है, और साथ ही जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद तथा लोकतांत्रिक केंद्रवाद का जो सिद्धांत है उसके आधार पर केंद्रीयकरण हर जगह छाया रहता है। तो ये अधिकारों के प्रयोग में दो बाधाएं कह सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीन में निजी संपत्ति को मौलिक अधिकारों में कब शामिल किया गया था? तो चौथे संशोधन के द्वारा 14 मार्च 2004 के रूप में निजी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। चीन के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, वहाँ पर अधिकारों से ज़्यादा कर्तव्यों पर जोर दिया जाता है। तो चीनी संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वह देश के संविधान और कानून का पालन करे। अनुच्छेद 54 के अनुसार मातृभूमि की रक्षा, प्रतिष्ठा और हितों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का पवित्र कर्तव्य बताया गया है।
तो ये कर्तव्य महत्वपूर्ण है चीनी संविधान के अंतर्गत। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। चीन के संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो सामाजिक और आर्थिक अधिकार, नागरिक स्वतंत्रताएं और राजनीतिक अधिकार, इस आधार पर विभाजित किया गया है। चीन में राष्ट्रपति का पद नाम मात्र की कार्यपालिका है। इसके दो कारण बताइए। तो इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि चीन की शासन व्यवस्था के अंतर्गत सर्वत्र साम्यवादी दल का वर्चस्व है। तो राष्ट्रपति नाम मात्र का है क्योंकि वर्चस्व सारा साम्यवादी दल का है। और चेयरमैन की तुलना में राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो बहुत कमज़ोर है। चीन की शासन व्यवस्था दूसरे देशों की शासन व्यवस्था से अलग हटकर सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? जनवादी कांग्रेस की जो स्थायी समिति है, इसकी सदस्य संख्या 144 है और इसे राज्य अध्यक्ष की तरह महत्वपूर्ण अधिकार तो प्राप्त है और ये एक दृष्टि से राष्ट्रीय संसद भी है, मंत्रिपरिषद भी है और सर्वोच्च न्यायालय भी है। तो ये सभी से हटकर महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है और यहीं पर साम्यवादी दल के जो अधिकतर प्रसिद्ध व्यक्ति है वो रहते हैं और यहीं संसद, मंत्रिपरिषद और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो संस्था है वो जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति हम कह सकते हैं। साम्यवादी दल का संगठन कैसा है? तो साम्यवादी दल का संगठन पिरामिड के आकार का है। पिरामिड के आकार का है यानी कि नीचे पिरामिड का जो आधार है वो सेल है और शीर्ष स्तर पर पॉलिट ब्यूरो है। चीन में सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष का चुनाव यानी कि मुख्य न्यायाधीश, सभापति, इसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। चीन संविधान में लोकतांत्रिक केंद्रवाद क्या है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र और केंद्रवाद की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। लोकतंत्र और केंद्रवाद दो विरोधी प्रवृत्तियां हैं, इनमें समन्वय स्थापित करना लोकतांत्रिक केंद्रीकरण है। जैसे लोकतांत्रिक तत्व यह है कि जो सत्ता है वो समस्त जनता में निहित है और नागरिक शासन कार्यों में भाग भी लेते हैं और साथ ही शासक दल का प्रत्येक अंग अपने उच्च अंग के अधीन है। तो प्रत्येक निम्न अंग के लिए अपने उच्च अंग की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। अंततोगत्वा समस्त राजनीतिक शक्ति एक केंद्र बिंदु में निहित हो जाती है। तो ये केंद्रीय तत्व कहा जा सकता है। तो लोकतंत्र और केंद्रीयवाद है, दोनों को समान समन्वय किया गया है। कहने का तात्पर्य लोकतंत्र दिखाने के लिए और केंद्रवाद वास्तविक रूप में है। चीन में केंद्रीय सैनिक आयोग को समझाइए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीन में एक केंद्रीय सैनिक आयोग की व्यवस्था की गई है। यह आयोग सर्वथा नई और अनुपम संस्था है जो देश की सेना को निर्देश देती है। इस आयोग में सभापति है, उपसभापति है तथा अन्य सदस्य होते हैं। सैनिक आयोग के सभापति जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो अंतिम रूप से केंद्रीय सैनिक आयोग भी साम्यवादी दल के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं। तो सेना भी साम्यवादी दल के नियंत्रण में रहती है। चीन में किन 3 पदों को एक ही व्यक्ति में समाहित किया गया है? चीन में साम्यवादी दल के महासचिव का पद, राष्ट्रपति का पद, केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष का पद, ये तीनों सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद एक ही व्यक्ति में समाहित कर दिए गए हैं। चीन के संविधान के अनुसार कोई भी नागरिक 2 बार से अधिक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? तर्क दीजिए। तो पहला तर्क ये है कि व्यक्ति पूजा सत्ता संघर्ष की प्रवृत्ति को रोका जा सके। दूसरा तर्क ये है कि शासन में युवा और नए नेतृत्व को स्थान मिलना चाहिए, इसलिए कोई भी व्यक्ति वहाँ पर 2 बार से अधिक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। चीन में जनवादी कांग्रेस यानी कि वहाँ की जो संसद है उसकी 4 शक्तियाँ कौन सी है? तो ये केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष का निर्वाचन करती है, मनोनीत सदस्यों को आयोग के लिए चयन करती है। जनवादी कांग्रेस अपनी कार्यवाही के संचालन हेतु प्रेसिडियम का चुनाव करती है, संविधान में संशोधन करती है, संविधान का क्रियान्वयन हो रहा है नहीं हो रहा है उसका निरीक्षण करती है। ये अधिकार है उसके, शक्तियां हैं।
चीन के वर्तमान संविधान का वैचारिक आधार क्या है? तो चीन के संविधान का वैचारिक आधार मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके अभी परीक्षा के लिए और कंपटीशन के लिए भी पूछा जा सकता है। चीन के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में चीन को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीनी संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषित किया गया है कि जनवादी चीन लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है। किस संविधान में एक सदनीय व्यवस्था है? तो चीन के संविधान में एक सदनीय व्यवस्थापिका है। जैसे हमारे यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं, चीन में व्यवस्थापिका का एक ही सदन है। चीन के संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो चौथा अध्याय राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्र चिन्ह, राजधानी का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। चीन के संविधान में कितने अनुच्छेद है? 138 अनुच्छेद है जो 4 भागों में विभाजित है। प्रोक्यूरेट का पद क्या है? तो चीन में प्रोक्यूरेटर का पद वहाँ की न्याय व्यवस्था का एक भाग है। ये कानून का उल्लंघन करने वालों के ऊपर मुकदमा चलाते हैं, सरकारी विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के आचरण पर भी नज़र रखते हैं। तो ये महत्वपूर्ण वहाँ का पद है न्याय व्यवस्था से संबंधित। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चीन में लोक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? तो चीन में लोक उत्तरदायित्व से आशय है वहाँ जन न्यायालय अपने अपने स्तर पर जन कांग्रेस और उसके स्थायी अंग के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान की 4 विशेषताएं, ये 7 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो चीन का संविधान लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है, साम्यवादी दल का नेतृत्व वाला संविधान है, एकात्मक राज्य व्यवस्था वाला संविधान है और साथ ही केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत चीन में मौलिक अधिकारों का स्वरूप क्या है? 1982 का जो चीनी संविधान है पश्चिम के किसी भी संविधान की तुलना में चीनी नागरिकों के लिए व्यापक अधिकारों की गारंटी जरूर प्रदान करता है, लेकिन अधिकारों में बाधाएं क्या है उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। चीनी संविधान में श्रम के महत्व का समझाइए। चीनी संविधान में अनुच्छेद 42 के अनुसार नागरिकों को श्रम का अधिकार दिया गया है जिसे नागरिकों का पवित्र कर्तव्य माना गया है। राज्य श्रम के समुचित अवसर प्रदान करेगा और काम की स्थितियों में सुधार करेगा, ये बताया गया है। न्यायपालिका की क्या स्थिति है? तो चीन की जो न्यायपालिका है वहाँ स्वतंत्रता, सर्वोच्चता, निष्पक्षता को स्वीकार नहीं किया गया है। वहाँ न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करना, कानूनों को रद्द करना, अधिकारों की रक्षा का अधिकार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है। साम्यवादी दल के शीर्ष पर कौन सी संस्था है? शीर्ष पर पॉलिट ब्यूरो है। साम्यवादी दल से संबंधित महत्वपूर्ण जो सदस्य है वो इसी में होते हैं। इसकी सदस्य संख्या 20 है, लेकिन उसकी जो अंतिम शक्ति है वो 7 सदस्यों की स्थायी समिति। ये 7 सदस्य बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति वाले व्यक्ति होते हैं, उसको प्राप्त है। शासन व्यवस्था के 2 लक्षण जिनके आधार पर हम कह सकते हैं वहाँ पर अधिनायकवादी शासन है। पहला तो ये कि वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है, साम्यवादी दल का वहाँ पर अधिकार है। दूसरा, साम्यवादी दल का अत्यधिक कठोर और केंद्रवादी संगठन है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत चीन की शासन व्यवस्था सर्वाधिकारवादी है कैसे? चीन के शासन पर साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण है। चीन में साम्यवादी दल अंतिम राजनीतिक सत्ता और सभी निर्णयों का स्रोत है, इसलिए उसे सर्वाधिकार, किसको? साम्यवादी दल को, इसलिए इसे सर्वाधिकारवादी व्यवस्था कहा जा सकता है। चीन की कानून निर्मात्री संस्था का नाम यानी कि संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। जनवादी चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस की रचना किस प्रकार होती है? तो संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस निम्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं: प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि, स्वशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि
और केंद्र के सीधे अधिकार में आने वाले नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि, जनवादी मुक्ति सेना के प्रतिनिधि। तो ये राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रतिनिधियों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर इन चार भागों में से होता है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस में किस दल के सर्वाधिक सदस्य होते हैं? तो ये नेचुरल है कि वहाँ पर साम्यवादी दल के ही सर्वाधिक सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति पद की क्या योग्यताएं हैं? कोई भी नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है उम्मीदवार होने की योग्यता रखता है, 45 वर्ष की आयु है, अधिक से अधिक 2 कार्यकाल पूरे कर सकता है और राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। सेना पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय सैनिक आयोग की व्यवस्था की गई है, लेकिन केंद्रीय सैनिक आयोग साम्यवादी दल के नियंत्रण में ही रहता है। जनवादी कांग्रेस की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका साम्यवादी दल की ही है। चीन में जन न्यायालयों की कितने श्रेणियों में भागा गया है? 3 श्रेणियों में। बुनियादी मूल जन न्यायालय, मध्यवर्ती जन न्यायालय और उच्चतर जन न्यायालय। सर्वोच्च जन न्यायालय किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सर्वोच्च जन न्यायालय कांग्रेस के प्रति या उसके 17वें में स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी है। विशेष जन न्यायालय की श्रेणी में कौन से न्यायालय आते हैं? सैनिक न्यायालय, रेल परिवहन न्यायालय, जल परिवहन, ये सब आते हैं, जिनकी रूपरेखा कांग्रेस की स्थायी समिति निर्धारित करती है। चीन में स्थापित जन न्यायालयों के 2 कार्य समाजवादी व्यवस्था की रक्षा करना और उसके संचालन में सहयोग देना, साथ ही शत्रुओं को दंडित करना, दीवानी फौजदारी मुकदमों की सुनवाई करना, निर्णय देना, अपराधियों को दंडित करना, ये कार्य है। एक दलीय व्यवस्था है, स्पष्ट कीजिए। चीन में एक ही राजनीतिक दल साम्यवादी दल का अस्तित्व है। एक दलीय व्यवस्था के कारण जन संप्रभुता साम्यवादी दल की सर्वोच्चता में परिणत हो गई है और दल के शीर्ष नेता अधिनायकवादी शासन चलाते हैं। तो वहाँ पर साम्यवादी दल ही महत्वपूर्ण है। हालांकि अन्य दलों को भी स्वतंत्रता है, लेकिन नेतृत्व साम्यवादी दल को संविधान के द्वारा ही प्रदान किया गया है। इसकी सदस्यता की 4 शर्तें हैं। दल के कार्यक्रम को स्वीकार करना, संविधान को स्वीकार करना, दल के संगठन से संबंधित होना, दल के निर्णयों का पालन करना और सदस्यता शुल्क देना। इन शर्तों के आधार पर व्यक्ति सदस्य बन सकता है। सेल और कोशिका क्या है? चीन में साम्यवादी दल के संगठन की सबसे पहली छोटी इकाई सेल या कोशिका है। इसके प्रारंभिक या प्रथम संगठन भी कहा जाता है। सेल की स्थापना प्रत्येक कृषि फॉर्म, कारखाने, व्यावसायिक इकाई के अलावा सेना की प्रारंभिक इकाइयों में से भी की जाती है। साम्यवादी दल में लोकतांत्रिक केंद्रवाद क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीन का साम्यवादी दल पूर्णतः केंद्रीकृत, कठोर, अनुशासन युक्त, एकाधिकारपूर्ण संगठन है जो लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसके अंतर्गत दल के सभी पदाधिकारियों का निर्वाचन होता है। प्रत्येक स्तर पर नीति निर्माण में सदस्यों का भाग लेने और अपना मत प्रकट करने का अधिकार है। राजनीतिक दलों की क्या विशेषता है? तो राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता है, लेकिन साम्यवादी दल के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी है। लेकिन चीन का संविधान इन सभी राजनीतिक दलों के ऊपर साम्यवादी दल की प्रमुखता और नेतृत्व की स्थिति प्रदान करता है। तो सर्वे सर्वा साम्यवादी दल ही है। तो ये चीन के संविधान से संबंधित लघु प्रश्न उत्तर थे। धन्यवाद।